ऑल राइट गाइस, तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पे ये रोक लगाई है कि वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से नए कस्टमर्स को रजिस्टर नहीं कर सकता। डिजिटल प्लेटफॉर्म मीन्स कि वो अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप से किसी भी नए कस्टमर को रजिस्टर नहीं कर सकता। इसके पीछे जो मेन कारण बताया जा रहा है कि वो अपने जो आईटी सिस्टम के जो इश्यूज हैं उनको फिक्स करने में फेल रहे हैं। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को कई बार नोटिफाई किया था पिछले 2 साल में कि वो अपने आईटी सिस्टम्स के जो इश्यूज हैं उनको फिक्स कर ले, बट उसका कोई ज़्यादा असर नहीं देखा बैंक पे। और 24 अप्रैल को किसी भी शेड्यूल्ड बैंक पे आरबीआई द्वारा लिया गया ये एक बहुत ही टफ डिसीजन है। और ये भी डिसीजन तब लिया गया जब 15 अप्रैल को एक बड़े लेवल पे आईटी फेलियर देखा गया कोटक महिंद्रा बैंक का, जिसके अंदर बहुत सारे पीओएस पे मशीन्स, एटीएम, बैंक्स, मोबाइल ऐप्स बहुत बड़े लेवल पे डाउन चली गई थी। फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक पे डिजिटल साइनअप्स पे रोक लगी हुई है और क्रेडिट कार्ड पे भी। और कोटक महिंद्रा बैंक अपने इश्यूज को फिक्स कर रहा है, बट आरबीआई ने ये भी बोला है कि वो टाइमली, जो उनके रेगुलेटर्स हैं, टाइमली वो चीज़ों को चेक करते रहेंगे बैंक पे कि वो अपने कंप्लायंसेस पे कितने स्टिक हैं। हालांकि ऑफलाइन सर्विसेज जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक की वो नॉर्मल है, कस्टमर्स की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है नॉर्मल चल रही हैं, स्मूथ चल रही हैं। जो रोक लगी है वो न्यू कस्टमर्स की बोर्डिंग पे है थ्रू डिजिटल मोड, और क्रेडिट कार्ड के नए इश्यूज पे भी रोक लगा रखी है। सेम ही सिनेरियो एचडीएफसी बैंक के साथ भी हुआ था 2020 के अंदर, दिसंबर 2020 के अंदर सेम सिनेरियो था, लेकिन उनके भी आईटी सिस्टम में इश्यूज थे। बट जो वो रोक थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2022 में लिफ्ट आउट कर ली थी, और उसके बाद से वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। और सेम चीज अक्टूबर 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी लगी थी। आई डोंट थिंक कि वो एक आईटी सिस्टम का फेलियर था, बट द थिंग इज कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो उनकी मोबाइल एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस वो अपने नए रजिस्ट्रेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जब भी आरबीआई की ऐसी रिस्ट्रिक्शंस किसी बैंक पे लगती हैं तो ऑब्वियसली उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है वो होता है उनका कॉम्पिटिटर। तो इस केस में सबसे ज़्यादा जो काउंट किया जा रहा है उनका बेनिफिशियरी वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो अब बात करते हैं कि आईटी सिस्टम है क्या जिसके कारण एक पहले एचडीएफसी बैंक के साथ और अब कोटक महिंद्रा बैंक पे ये रिस्ट्रिक्शन लगी कि वो नए यूजर्स को बोर्ड नहीं कर पा रहे। आईटी सिस्टम में आईटी का मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले बैंक क्या करते थे कि कस्टमर्स के डिपॉजिट्स और विड्रॉल और इवन के बैंक्स के पूरे रिकॉर्ड्स को एक हार्ड पेपर में मेंटेन करते थे, और कस्टमर की इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली लेजर्स में मेंटेन करते थे। और उसी के चलते ऑफिस का पूरा स्पेस जो था, ऑफिस का पूरे जितने भी स्टोर रूम्स थे वो सारे लेजर से भर चुके थे। और कंप्यूटर रेवोल्यूशन आने के बाद धीरे धीरे वो सारी जो चीज़ें थी वो एक वर्चुअल स्पेस में, वर्चुअल स्टोरेज में सेव होने लगी। इसके चलते क्या हुआ कि जो ऑफिस की स्पेसेस थी वो खाली होने लगी, लेकिन एक वर्चुअल स्पेस में वो सारी चीज़ें आके स्टोर होने लगी। और धीरे धीरे कस्टमर्स, वेंडर्स और बैंक की इंटरनेट पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई है, और कभी कभार वो अपनी प्रोसेसिंग पावर के पीक पे पहुंच जाता है, और सम टाइम हमें सिस्टम फेलियर्स भी देखने को मिल जाता है। आरबीआई द्वारा बैंक पे जो ये रोक लगी है जिसका कारण बताया गया है दे आर फेल टू फिक्स देयर आईटी सिस्टम्स, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं जो आरबीआई ने हाईलाइट किए हैं उनमें से फर्स्ट पॉइंट है आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार बता देते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या हैं। उनमें सबसे पहले है आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेकंड है पैच एंड चेंज मैनेजमेंट, थर्ड इज यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, फोर्थ वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, फिफ्थ डेटा सिक्योरिटी, सिक्स डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, सेवंथ बिजनेस सिक्योरिटी, एंड सेवंथ इज डिजास्टर रिकवरी रिगर एंड ड्रिल्स। तो ये 8 पॉइंट्स हैं। इनमें से फर्स्ट है आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या होता है कि जैसे ही आपके कस्टमर्स या वेंडर्स का या बैंकिंग का किसी भी रीज़न से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सर्वर पे ज़्यादा बढ़ती हैं, तो उसका जो आपके पास बैकअप होना चाहिए। सपोज कि
इंटरनेट जो होता है उस पे जो 3 मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोसेसिंग पावर, एक होता है स्टोरेज और थर्ड होता है नेटवर्किंग। अगर इनमें से किसी एक ने भी जवाब दिया तो आपका जो इंटरनेट है या जिसको आप बोलते हैं कि आपके डिजिटल कनेक्टिविटी है बैंक से, वो टूट जाएगी। तो जैसे ही अगर कस्टमर ज़्यादा आता है तो इनकी जो कैपेसिटी है वो बैंक को बढ़ानी चाहिए, और जैसे ही आपका कस्टमर कम हो जाता है तो बैंक की जो उस सर्वर्स है उनकी जो कैपेसिटी है वो कम कर देनी चाहिए। कम क्यों करनी चाहिए? ऑब्वियसली क्योंकि हर चीज़ की कॉस्टिंग होती है, और आजकल जब क्लाउड का ज़माना है तो मीटर बेस्ड बिलिंग होती है, तो हर चीज़ की जो यूसेज है वो तभी करो जब वो रियली इट्स नीड। और यहाँ पे इन्वेंट्री का मीनिंग है कि आपके पास सफिशिएंट स्टोरेज, सफिशिएंट प्रोसेसर्स एंड सफिशिएंट नेटवर्किंग पावर हो। जब भी आपका कस्टमर बढ़े या स्टोरेज बढ़े या कोई भी रीज़न हो, तो किसी भी रीज़न से जो है आपकी जो है कनेक्टिविटी है या जो आपके सर्वर्स हैं डाउन नहीं जाने चाहिए। सेकेंड वन इज पैच एंड चेंज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट। पैच क्या होता है कि अगर आपने कोई आपका रनिंग सर्वर है या रनिंग सिस्टम है, किसी भी रीज़न से अगर उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आती है या कोई इश्यू पाया जाता है तो उसकी क्या प्रायोरिटी है, उससे बिजनेस लॉस क्या है, वो सारे डिस्कशन करके उसको फिक्स किया जाए। चेंज मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर मान लो आप किसी टेक्नोलॉजी पे, सपोज आपका जो विंडोज 7 पे आपका सिस्टम चल रहा है, एक एग्जांपल मान के चलते हैं, आपका सिस्टम विंडोज 7 पे चल रहा है, ड्यू टू सम बिजनेस नीड, अगर आपको चाहिए कि आपको विंडोज 7 की जगह विंडोज 11 चाहिए, तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या बिजनेस लॉस होंगे, क्या हमसे कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्टिंग है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करनी चाहिए। वो उसके लिए एक हमारे पास एक डिपार्टमेंट हो या एक बॉडी हो जो एक डिसीजन ले सके इस चीज़ के लिए, ऑल द वे इससे बिजनेस को कोई इम्पैक्ट ना हो। थर्ड वन इज यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। ये यूजर एक्सेस मैनेजमेंट की बात क्या है कि सपोज आई एम वर्किंग एट अ PO लेवल और क्लर्क लेवल, so I should not have the access to the management to the what the manager has accesses. That means कि like अगर मैं PO के रोल पे हूँ तो मेरे को मैनेजर के लेवल के एक्सेस ना हो, अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरे को सीनियर लेवल के एक्सेस ना हो, अगर मैं प्रमोट हुआ तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग एक्सेस मिले, अगर डिमोट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेस मिले, नेटवर्किंग का बंदा हूँ तो मेरे को दैट मीन्स कि उस किसी भी बंदे को जो उसके रोल के बिहाफ पे एक्सेस दिया जाए, ज़्यादा एक्सेस देने का या ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी भी भले ही वो बैंक का बंदा हो या वेंडर हो, किसी के साथ भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट इज वेंडर रिस्क मैनेजमेंट। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक कि अगर बैंक के साथ कोई भी थर्ड पार्टी काम करती है या कोई भी बाहर का बंदा काम करता है तो उसकी प्यूरी किसी भी तरीके से उस बंदे को या बैंकिंग को रेपुटेशन लेवल पे या बिजनेस लेवल पे कोई भी डैमेज ना हो, इस चीज़ का भी बैंक को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर वेंडर की बात कर रहे हैं तो सपोज कि कोई भी एक एजेंसी है जो एक बैंक के साथ काम कर रही है, जो लोन प्रोवाइड करती है, उनको फाइल्स लेके आती है, वो दे आर वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बैंक एंड थर्ड पार्टी। तो उस थर्ड पार्टी को जो बैंक को ये श्योर करना पड़ेगा कि उस थर्ड पार्टी से बैंक को कोई बिजनेस लेवल या रेपुटेशन लेवल पे कोई डैमेज ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से लीक ना हो या इन्फॉर्मेशन का मिसयूज ना हो। तो ये सारी चीज़ों का बैंक को भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस थर्ड पार्टी को भी ये चीज़ें मतलब क्लियर करनी पड़ेंगी। फिफ्थ पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मीन्स क्या है कि आज के टाइम पे हर चीज़ डिजिटाइज्ड है, तो जो आपका डेटा डिजिटल वर्ल्ड में है उसकी जो है कोई भी मिसयूज ना हो, उसको कोई हार्म ना हो, वो टेम्पर ना हो, वो हर चीज़ का जो है वो ख्याल बैंक को रखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी। आपका डेटा जब चाहे अवेलेबल होना चाहिए, वो हर टाइम आपको नहीं, एटलीस्ट बैंकिंग को अवेलेबल होना चाहिए, उसका कोई मिसयूज ना हो। इसी चीज़ को हम बोलेंगे डेटा सिक्योरिटी। 6th पॉइंट है डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। सो डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि बैंक को कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी या ऐसे लूप होल ढूंढ के उनको फिक्स करना पड़ेगा जिसके थ्रू जो बैंकिंग या यूज़र की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आउट ऑफ द बैंक एनवायरनमेंट शेयर ना हो। तो इस चीज़ के लिए स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए RBI ने बैंक को बोला है।
7th पॉइंट इज बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मीन्स के जितना भी आपके पास नेटवर्क है, कंप्यूटेशन है या स्टोरेज है, वो सफिशिएंट होनी चाहिए, और जितना भी कस्टमर आपके पास आए उससे आपके बिजनेस को कोई भी हैम्पर ना हो, आपका बिजनेस हमेशा स्मूथ चलना चाहिए। तो इसी को ही बिजनेस कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। जब हम ब्रीफ कर रहे थे उस टाइम पे हमने बिजनेस सिक्योरिटी बोला, एक्चुअली वो एक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी है पॉइंट। एंड द 8th एंड द लास्ट पॉइंट इज डिजास्टर रिकवरी रिगर एंड ड्रिल्स। डिजास्टर रिकवरी क्या होता है कि सपोज अगर मान लो मेरा जो डेटा पड़ा है वो मुंबई रीजन में पड़ा है, तो किसी रीजन से वहाँ पर कुछ फ्लड आता है या कुछ भी आता हो और मेरा जो है वो डेटा वेयर हाउस है वो डैमेज हो जाता है, और उसके चलते क्या है कि मेरा जो डेटा है वो लॉस हो गया, तो उसकी रिकवरी के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो इसी को ही बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी रिगर एंड ड्रिल्स। सो डिजास्टर रिकवरी में क्या होता है कि आपका जो डेटा है, जो सेम डेटा है, उसकी एक कॉपी जो है वो एक अलग रीजन में भी स्टोर होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मान लेते हैं, सपोज हम मानते हैं कि आपका जो डेटा पड़ा है मुंबई में है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज, एंड जो सेकंड कॉपी जो आपकी पड़ी है वो पड़ी है, या फिर आप बोल देते कोलकाता में पड़ी है या दिल्ली में पड़ी है या आउटसाइड ऑफ द कंट्री पड़ी है, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी स्टोरेज। सो दैट कि किसी भी रीजन से आपका जो प्राइमरी स्टोरेज स्पेस है या वेयर हाउस है वो डैमेज हो जाता है, तो आप जो उसकी कॉपी है जो सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी है, आप उसको उठा के प्राइमरी में कॉपी कर दें जब भी आप उसको रिकवर करेंगे, और आप उसी को ही एज अ प्राइमरी स्टोरेज आप यूज करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजीज हैं ये हर मल्टीनेशनल कंपनी या बैंकिंग सेक्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। और ड्रिलिंग का मतलब ये है कि इस चीज़ की जो है बैंकिंग को टेस्टिंग करनी चाहिए, कि अगर आप ऐसा ना हो कि आपके पास सेटअप तो है लेकिन जब डिजास्टर रियल में होता है तो वो काम ना करे, तो इसी को बोलते हैं कि वो ड्रिलिंग भी करे इस चीज़ की। तो यही मेन पॉइंट्स हैं। हो सकता है कि आईटी सिस्टम के अंदर आरबीआई ने कुछ और पॉइंट्स ऐड किए हों, बट एज ऑफ नाउ यही हमारी नॉलेज में है, और कुछ मिस हो गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, सो दैट कि हम उस पर भी थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बता सकें। Take care guys. So very soon we will meet you in the next video.